दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। टेक्निकल टैबलेट का ये डोज 4 का वीडियो है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होने वाला है। निचोड़ वीडियो है। हम लोगों ने यूपीपीसीएल और एनएचपीसी जेईई को टारगेट कर रखा है। फ्रेश स्टूडेंट के लिए बता दूं कि वो डोज 1 से वीडियो देखे तो वो आगे की वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और रैंकर स्टूडेंट जो भी हैं वो कोई भी वीडियो देखें, वो जहाँ से देखेंगे उन्हें वहाँ से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट हमारा जो है वो चॉर्डिंग एंगल से रिलेटेड है। यानी कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू दे करके आपको क्वेश्चन में चॉर्डिंग एंगल पूछ दिया जाता है। तो चॉर्डिंग एंगल का जो फॉर्मूला है वो ए इंटू बीटा है। ए यहाँ पे क्या है, वो शॉर्ट पिच नंबर ऑफ स्लॉट है। शॉर्ट पिच नंबर ऑफ स्लॉट किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है, यानी कितने से कितने एंगल से वो शॉर्टेड है। या फिर अगर हमें इसे निकालना है तो स्लॉट पर पोल माइनस क्वाइल स्पेन ऑफ स्लॉट देते हैं। अगर क्वेश्चन में क्वाइल स्पेन ज्ञात नहीं है तो हमें डायरेक्ट वहाँ पर स्लॉट पिच का वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में। अगर हमें स्लॉट क्वाइल स्पेन की वैल्यू ज्ञात है और डायरेक्ट शॉर्ट पिच की वैल्यू दिया नहीं है तो हम स्लॉट पर पोल माइनस क्वाइल स्पेन करके हम यहाँ से शॉर्ट पिच की वैल्यू यानी ए की वैल्यू निकाल देते हैं। एक वैल्यू जिस निकलती है हम चॉर्डिंग एंगल इक्वल टू होता है अल्फा बराबर होता है ए इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू अल्फा जानते हैं 180 बाई स्लॉट पर पोल होता है। तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकाल देंगे और हमारा ए इंटू बी में वैल्यू रखते ही हमारी चॉर्डिंग एंगल निकल आएगी अल्फा। चलिए आगे आते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर से। सिंक्रोनाइजिंग पावर का फॉर्मूला होता है पी एस इक्वल टू पी एम यानी मैक्सिमम पावर इंटू साइन डेल जीरो। यहाँ पर जो साइन डेल जीरो जो है वो सिंक्रोनाइजिंग पावर एंगल है। और सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट का अगर फार्मूला पूछ लेगा तो हम जो ये हमारा पी एम साइन डेल जीरो है इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी पी एस बाई डेल जीरो के डेल जीरो के सापेक्ष में। तो हमारा जो फार्मूला आएगा पी एम कॉस डेल जीरो। डायरेक्ट फार्मूला में पूछता है कि जो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट होता है उसमें ये कॉस जीरो कास डेल जीरो होता है या साइन डेल जीरो होता है। तो दोस्तों जो ओरिजिनल फार्मूला उसका होता है सिंक्रोनाइजिंग पावर का, उसमें हमारा जो उससे रिलेटेड होता है जो क्वेश्चन में पीएम के साथ वो साइन में होता है, जबकि सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा पीएम साइन डेल जीरो होता है, कॉस डेल जीरो होता है। अगला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज कैन कंट्रोल बाय रिएक्टिव पावर ऑफ बस। अगर किसी बस सिस्टम में हमें वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो हमें रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम रिएक्टिव पावर कंट्रोल करते हैं तो उसका वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा। अब वही हमें अगर फेज एंगल कंट्रोल करना है तो हमें एक्टिव पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी एक्टिव पावर से फेज एंगल कंट्रोल होता है और रिएक्टिव पावर से वोल्टेज कंट्रोल होता है। अगला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं यहाँ, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और आईडी फैन, फिर उसके बाद चिमनी है। ये थर्मल पावर प्लांट का ये क्रम है, किस तरीके से इक्विपमेंट ये सब व्यवस्थित होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि इकोनोमाइजर किन किन दो इक्विपमेंटों के बीच में लगा होता है, तो सुपर हीटर और एयर प्रीहीटर के बीच में लगा होता है। तो ये क्रम आप याद रखिए, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे। सुपर हीटर क्या होता है, हीट को एक सुपर हीटेड पोजिशन पर पहुँचाता है। इकोनोमाइज़र आपका क्या होता है, वो एनर्जी कंजप्शन के लिए रिड्यूस करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। फीड वाटर को एग्जॉस्ट गैसेस से अलग करता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आप लोग जानते ही हैं, ये अनयूजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हटाने के लिए होता है। एयर प्रीहीटर पहले एयर को गर्म करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्रमशः आईडी फैन और चिमनी लगा होता है। पूरे थर्मल पावर प्लांट में सबसे कम एफिशिएंसी किसी इक्विपमेंट की होती है तो वो है हमारा चिमनी। चिमनी की एफिशिएंसी 0.25 के आसपास होती है। अगली घड़ी में आप लोग देख रहे हैं मेन लिमिटेशन फॉर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। ये लिमिटेशन है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए। अगर हम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देख लें तो किस तरीके से लिमिटेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम थर्मल इफेक्ट लिमिट को लिमिट करते हैं। वही मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज ड्रॉप का यूज करते हैं। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे तो स्टेबिलिटी होता है जो लिमिटेशन फैक्टर को हमारा ये डिफाइन करता है कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए। तो आप यहाँ पर क्रमशः देख रहे हैं शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग के लिए थर्मल, वोल्टेज और स्टेबिलिटी, ये तीनों ये डिफाइन करते हैं लिमिटेशन लेवल को। दोस्तों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में लोग जानते हैं कि 20 किलो वोल्ट के लिए तक के लिए होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 20 से 100 किलो वोल्ट के लिए और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 100 से ऊपर होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ जो होता है वो लगभग 80 किलोमीटर तक होता है। मीडियम का 80 से 160 और लॉन्ग का 180 से ऊपर होता है। आगे देखिए आप, इंडक्टेंस पर फेज का फार्मूला है 0.2 ln GMD बाई GR। GMD है ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस और GMR जो हमारा है
ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। दोस्तों ये GMR जो है इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। GMR की वैल्यू जो होती है 0.7788 होती है। वही हमारा GMD की वैल्यू ये वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। अगला में देखिए अब कैपेसिटेंस पर फेज का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई अपसाइनल 0 और ln बाई में ln GMD बाई GR है। अगला पॉइंट दोस्तों लोग देख रहे हैं लीकेज रजिस्टेंस के बारे में। यहाँ मैंने बताया लीकेज रजिस्टेंस और दो पूछते हैं, लीकेज रजिस्टेंस पूछता है और इंसुलेशन रजिस्टेंस पूछता है। तो लीकेज रजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है केबल के लेंथ के, और इंसुलेशन रजिस्टेंस का भी जो लेंथ होता है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए कि लीकेज रजिस्टेंस पूछे चाहे इंसुलेशन रजिस्टेंस पूछे, दोनों जो होते हैं केबल के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट का यहाँ पे फॉर्मूला देख लें। स्ट्रिंग कांस्टेंट को जनरली हम के से डिनोट करते हैं। सी यानी कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस का ये रेशियो होता है। और ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी के। डीसी के केस में स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू 100% होती है। और यहाँ पे देख रहे हैं पूछ देता है कि ऊपर शंट को हम म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी कहते हैं, यानी कि इसे हम म्यूचुअल या सेल्फ भी कहेंगे या फिर शंट या सेल्फ भी कहेंगे। तो जनरली कंफ्यूजन इसी में होता है कि सेल्फ ऊपर होता है कि शंट ऊपर होता है। तो यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि शंट कैपेसिटेंस ऊपर है और सेल्फ कैपेसिटेंस नीचे है। इसके बाद अगर इसी में स्ट्रिंग एफिशिएंसी में अगर दूसरे यानी कि जो नियरेस्ट कंडक्टर की जो वोल्टेज होती है अगर वो V2 मान लिया जाए और V1 ऊपर एक लगाया है इंसुलेटर, दो इंसुलेटर के केस में ये केस हम देख रहे हैं, तो वहाँ V2 की वैल्यू जो निकालते हैं V1 1 + K करके निकालते हैं कि यहाँ पे आप बताइए मैंने आपके कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इस ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगले पॉइंट पर आप देख रहे हैं स्टेप पर सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टेप पर सेकेंड, रोटेशन पर मिनट और ये स्टेप पर रोटेशन SPR रिवॉल्यूशन, स्टेप पर रिवॉल्यूशन, इन तीनों में रिलेशन पूछता है। तो आप देख रहे हैं स्टेप पर सेकेंड इक्वल टू RPM इंटू SPR/60 होता है। स्टेप पर सेकेंड जो होता है वो हमेशा 60 के मल्टीप्लाई में होता है, यानी स्टेप पर सेकेंड 60 के मल्टीप्लाई में रहेगा और RPM और SPR ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूला कोई भूलता नहीं है और याद रहता है। इधर आप देख रहे हैं पुल इन टार्ग, पुल आउट टार्ग और स्टार्टिंग टार्ग, ये 3 टार्ग होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस मशीन में। तो पुल आउट टार्ग होता है वो मिनिमम टार्ग होता है। पुल इन टार्ग, पुल आउट टार्ग जो होता है वो मैक्सिमम टार्ग होता है। और स्टार्टिंग टार्ग की बात करें तो ये ब्रेक अवे टार्ग होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टेप एंगल का फार्मूला है जिसे हम बीटा जनरेट करते हैं। तो स्टेप एंगल जो बीटा होता है वो 360/m × NR होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था, NR जो होता है वो RPM में ना होकर के RPS में होता है, यानी रोटेशन पर सेकेंड होता है, न कि रोटेशन पर मिनट होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यम की वैल्यू आप जानते हैं, यम नंबर ऑफ स्टेक है, या फिर इससे कभी कभी हम लोग नंबर ऑफ स्टेटर फेज भी करके निकालते हैं। अगले पॉइंट पर मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर फैक्टर डायरेक्ट पूछ दिया था, इकोनॉमिकल पावर फैक्टर किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या होगा, तो उसमें आपको ये फार्मूला मैंने बता रहा हूँ कि मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर बराबर √1 - x/y का होल स्क्वायर। आइए समझ लेते हैं एक्स वाई क्या है। एक्स हमारा जो है एक्सपेंडिचर पर KVA पर एनम है, और वाई हमारा है रेट पर मैक्सिमम डिमांड पर एनम है। ये दोनों अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है और पूछ दे रहा है आपसे कि मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप इस तरीके से मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर का मान निकाल सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है पिकअप करंट का। तो पिकअप करंट का जो फार्मूला होता है वो CT सेकेंडरी करंट इंटू करंट सेटिंग होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये PSM यानी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में हालांकि वहाँ पे फॉल्ट करंट बाई में होता है, रिले सेटिंग इंटू कर देते हैं CT सेकेंडरी रेशियो, यानी CT करंट इंटू CT सेकेंडरी रेशियो, उसमें ये फार्मूला होता है। लेकिन ये जो पिकअप करंट पूछता है इसे जनरली हम CT ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट भी कहते हैं पिकअप करंट को। तो वो आप जानने की अवस्था नहीं है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि पिकअप करंट का जो फार्मूला होता है वो CT सेकेंडरी में अगर हम करंट सेटिंग में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा यहाँ से पिकअप करंट निकल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगले पॉइंट पे, तो यहाँ मैंने बताया है कि जो रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले, एडमिटेंस रिले है, इसका x और R में जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा होती है कुछ इस तरीके से ड्रा होती है। तो रिएक्टेंस रिले में ये पैरेलल होती है R के एक्सिस के, इम्पीडेंस रिले में सर्कल बनता है और एडमिटेंस रिले में सर्कल तो बनता है, लेकिन इसका सेंटर से ये क्रॉस करता है। तो क्वेश्चन जनरली की जो मैं क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एग्जाम में, पूछा गया था कि इनहेरेंट डायरेक्शन डिस्टेंस रिले कौन है। तो इनहेरेंट डायरेक्शन डिस्टेंस रिले हमारा एमेच्योर रिले है।
एमेच्योर रिले को ही हम एडमिटेंस रिले कहते हैं। तो आप याद करिए, डायरेक्शन डिस्टेंस पूछा है, तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि एक तरीके से क्रमशः देख लेते हैं कि इन तीनों का नाम क्या, फुल फॉर्म नाम क्या होता है। तो इम्पीडेंस रिले को हम लोग कहते हैं वोल्टेज डिस्टेंस ओवर करंट रिले। एडमिटेंस रिले जो होता है वो वोल्टेज डिस्टेंस ओवर, नहीं सॉरी, वोल्टेज डिस्टेंस डायरेक्शन रिले होता है। वही हम अगर रिएक्टेंस रिले की बात कर लें तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस ओवर करंट रिले होता है। एडमिटेंस रिले जो आया है हमारा, यही डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस रिले आता है। तो इनहेरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है आर और एक्स में, इसी को हम बोलते हैं कि इनहेरेंट डायरेक्शन डिस्टेंस रिले, ये हमारा एमएचओ या फिर डायरेक्ट एडमिटेंस रिले होता है। दोस्तों लास्ट पॉइंट पे हमारा इंटरपोलर बाइंडिंग के बारे में हमने बताया। इंटरपोलर बाइंडिंग कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती है। ये मेन पोल के बीच में बाहर पोल के ऊपर बाइंडिंग पर इस तरीके से लपेटी होती है। और इसका जो एक चीज़ है, योक जो होता है, कास्ट स्टील जो होता है वो बड़ी लार्जर मशीन के लिए होता है, और छोटे के लिए जनरली हम कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। अब मैं बताता हूँ इंटरपोल का वर्क। इंटरपोल को बाइंडिंग को ही जल्दी हम कंपोल्स बाइंडिंग भी कहते हैं। 3 वर्क इसका है। पहला क्या है कि न्यूट्रलाइज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को खत्म करता है। रिड्यूस्ड स्पार्किंग एट कम्यूटेटर पे स्पार्किंग को खत्म करता है। काउंटर या फिर कैंसिल करता है रिएक्टेंस वोल्टेज को। ये 3 वर्क इसके हैं। तो दोस्तों वीडियो आज का हम यही समाप्त कर रहे हैं। कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज आई हैं, जैसे स्क्रीन बार बार इसका हिल रहा है, तो ये आगे के वीडियो में हम इसको ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ा सा हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। आगे की वीडियो में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी और एक क्लियर कट वीडियो मिलेगा। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इसको क्लियरली देख लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार 2 बार इसे नोट कर लीजिए। और क्योंकि सभी एग्ज़ाम से निकाले हुए प्रश्न हैं, सभी अच्छे बुक से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं, ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे। थ्योरी भी अच्छी है, सारे ये निचोड़ क्लास का वीडियो है आपको, और इसे देख लें, नोट कर लें। मिलेंगे फिर डोज 5 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।